साथियों नमस्कार। आज जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है और सेशन है वो है विवाद से विश्वास स्कीम के ऊपर। आप सबको पता है कि लास्ट ईयर जब बजट अनाउंस हुआ था तो उसमें गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च किया था। पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट का उस टाइम इस स्कीम को लॉन्च करने का यही था कि जो भी टैक्स डिस्प्यूट्स हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस किस चैनल पे कितने टैक्स डिस्प्यूट्स इस टाइम पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि इन टैक्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए और एक बहुत सा पैसा इसमें ब्लॉक है। तो गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि जो भी इन्हें जिस रेट के भी ऊपर इनका सेटल हो जाए केसेस और जो भी फंड उस मिले गवर्नमेंट को और वो उनकी इकॉनमी को चलाने के लिए जाहिर सी बात है काम आएगा। तो डिस्कस करते हैं विवाद से विश्वास स्कीम है क्या। ये हम इस स्कीम को हमने दो भागों में बांटा है। आज हम इसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे आपसे कि विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, ये किन किन नेसेसिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होगी, किन किन नेसेसिटी के ऊपर क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी, इसके रेट्स क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं और एक पूरा एक ओवरव्यू हम आपसे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे जो इसका फाइलिंग ऑफ फॉर्म का जो प्रोसेस है वो आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, 1 फरवरी 2020 को ये स्कीम को लाया गया था और कहा ये गया था, पहले 31 मार्च 2020 डेट इन्होंने रखी थी फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट्स। उसके बाद 30 जून की, ड्यू टू कोरोना इफेक्ट ये बढ़ते बढ़ते दिसंबर तक आ गई थी डिक्लेरेशन फाइलिंग्स की डेट। लेकिन अब इसको एक और महीना बढ़ा के 31 जनवरी 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया था। इसका मतलब ये है कि इस स्कीम में अगर आपने कोई डिक्लेरेशन देनी है आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका केस किस स्टेज के ऊपर है, आपके ऊपर कितनी एडिशन हुई थी, सारे फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे। तो उसकी डेट गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट ड्यू डेट बनाई है वो 31 जनवरी 2020 बनाई है और पेमेंट की डेट 31 मार्च 2020 बनाई है विदाउट एनी एडिशनल फीस। उसके बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा एडिशनल फीस लगेगी। चलिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ केसेस डिस्कस करते हैं। ये स्कीम लाई क्यों गई। CIT अपील में तकरीबन 3,41,000 केसेस पेंडिंग थे। ITAT में 92,205 केस पेंडिंग थे। हाई कोर्ट में 43,224 केस पेंडिंग थे और सुप्रीम कोर्ट में 6,188 केस पेंडिंग थे। टोटल अगर मैं इसका करूं तो ये बन जाता है 4,82,617 केसेस और तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपया इसमें ब्लॉक है सरकार का। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नंबर है और बहुत हाई नंबर ऑफ केसेस हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट के लिटिगेशन चार्जेस भी होते हैं, बहुत से ऑफिसर्स का टाइम भी लगता है। तो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस परसेंटेज के ऊपर भी ये चीज़ें सेटल हो जाएं, बहुत सा पैसा इनके पास आएगा और लिटिगेशन अच्छी खासी ख़त्म हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट भी आया था कुछ दिनों पहले कि तकरीबन 1 लाख करोड़ तक का उन्हें उम्मीद है कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो पाएंगे। अभी भी नंबर्स काफ़ी कम हैं जो इन्होंने 31 दिसंबर तक अचीव किए हैं। उम्मीद है कि मार्च आते आते, क्योंकि इन MNSE स्कीम्स में जब भी नंबर्स बढ़ते हैं वो लास्ट ड्यू डेट्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो यही है कि आप सबको एक ओवरव्यू दिया जाए। अगर कई बार ये होता है कि आपने आधी बात सुनी है, आधी बात आपको फैक्ट्स नहीं पता है, तो हो सकता है आपको लगे कि आप कुछ केसेस स्कीम में जाके रिजॉल्व कर सकते हैं, उससे आपका भी फ़ायदा होगा। दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट की भी लिटिगेशन कम होगी, आपकी भी होगी और आप पीस ऑफ माइंड से अपना बिजनेस कर पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन असेसी एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। सबसे पहले तो आपकी इस स्कीम की जो मस्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 31 जनवरी 2020 जो इन्होंने कट ऑफ डेट बनाई है उस डेट में या तो आपकी अपील फाइल हो। अपील आपकी CIT में फाइल हो सकती है, ITAT में फाइल हो सकती है, हाई कोर्ट में फाइल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है। दिस इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट कि आपकी 31 जनवरी 2020 को अपील फाइल होनी ज़रूरी है। दैट्स मीन असेसी की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से उसका डिस्प्यूट का एराइज होना ज़रूरी है। आगे आइए, अब जिनके ऑर्डर्स हो गए लेकिन अपील का टाइम नहीं निकला था 31 जनवरी 2020 में, स्टार्टिंग में इसे नहीं कंसीडर किया गया था लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आई थी, उसमें ये कहा गया था कि 31 जनवरी 2020 को जिनका अपील फाइल करने का टाइम नहीं लैप्स हुआ है उन्हें भी इस स्कीम में कंसीडर किया जाएगा। वाजिब बात थी।
उसके बाद कोई भी आपके जो डीआरपी के बेंच के बिफोर आपके कोई डिस्प्यूट्स हैं वो इस स्कीम में लिए जाएंगे। ऐसे कोई केसेस जहां भी असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर नहीं दिया है वो इसके आएंगे यहाँ पे केसेस। और केसेस पेंडिंग बिफोर सीआईटी अंडर सेक्शन 240 ऑफ द एक्ट 1961 वो भी इसमें कवर होंगे। तो ये इन्होंने एक कैटेगरीज बनाई है। अगर इनकी मेन कड़ी हम देखें वो ये है कि आपकी अपील 31 जनवरी 2020 को फाइल होनी चाहिए। अगर तो आपकी अपील फाइल है या उसका भी टाइम था 31 जनवरी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपका टाइम लैप्स हो चुका था और उस आपने अपील नहीं फाइल की थी 31 जनवरी 2021 को, तो आपके लिए काटा लग जाता है, आपके लिए फिर ये स्कीम नहीं है। तो इसकी मस्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपका अपील फाइल होना ज़रूरी है। आगे चलिए। उसके बाद इन्होंने इस एक्ट को इन्होंने जिन सेक्शंस में बांटा उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 2 में आपको सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं और सेक्शन 3 में आपको पूरा टैक्स एरियर, डिस्प्यूटेड टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी के बारे में समझाया है। टैक्स एरियर को इन्होंने कंबाइंड किया है। इन द डेफिनेशन ऑफ टैक्स एरियर दे कंसिडर डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे कैसे बेनिफिट है किस किस स्टेज के ऊपर। अगर आपका कोई केस है जिसमें आपकी एडिशन हुई है और आपकी डिमांड निकली हुई है, तो जो डिमांड निकली है उसे हम डिस्प्यूटेड टैक्स कहेंगे। अब जब डिमांड निकलती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, पेनल्टी भी लगती है। अगर आप इस स्कीम में जाके सेटल कर लेते हैं तो आपको 100% सिर्फ टैक्स ही देना है जो डिपार्टमेंट ने रेज किया है। इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी माफ़ है। मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ। मान लीजिए आपका असेसमेंट हुआ, उसमें आपकी 100 रुपये की डिमांड निकली और उसमें 30 रुपये असेसिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, 12 रुपये इंटरेस्ट लगा दिया और कुछ अदर चार्जेस लगा के पेनल्टी लगा दी। मान लीजिए 55 रुपये भी आपकी डिमांड है आज की डेट में। तो अगर आप इस स्कीम में चले जाएंगे तो आपको 30 रुपये ही देने हैं, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी वेव हो जाएगी। लेकिन इसके भी आगे 2 कैटेगरीज हैं। अगर तो आपका जो ऑर्डर नीचे से हुआ है वो नॉन सर्च केसेस में है, दैट्स मीन जो नॉर्मल आपका असेसमेंट है या कोई सर्च मैटर नहीं है, नॉन सर्च मैटर्स में आपको 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट देना है। अगर आपका कोई सर्च का मैटर है तो वहाँ आपको 125% टैक्स का अमाउंट देना है 31 मार्च 2020 तक। अगर आप उसके बाद पेमेंट करते हैं तो नॉन सर्च केसेस में आपको 110% देना है और सर्च केसेस में आपको 135% देना है। तो ये तो हो गया असेसमेंट की बात। अब कुछ डिस्प्यूट होते हैं जो अपने पेनल्टी और इंटरेस्ट के बारे में अपील्स फाइल की होती हैं। वहाँ आपको 25% इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी है। मान लीजिए आपकी 100 रुपये की पेनल्टी आपने अपील फाइल कर रखी है तो 31 मार्च 2021 तक आपको सिर्फ 25% देना है। अगर आप बाद में पे करते हैं तो आपको एडिशनल कुछ चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर। तो अगर कोई टैक्स डिस्प्यूट है तो वो 100% सेटल होगा, 100% से सेटल होगा। अगर नॉन टैक्स डिस्प्यूट है, पेनल्टी का डिस्प्यूट है, इंटरेस्ट का डिस्प्यूट है, तो वो 25% में सेटल हो जाएगा आपका। अब दूसरा आता है कुछ ऐसे केसेस जो आप जीत चुके हैं नीचे से लेकिन डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर रखी है। मान लीजिए एओ ने कोई एडिशन की, उसको आपने अपील किया सीआईटी में आप जीत जाते हैं। अब डिपार्टमेंट आपके खिलाफ आईटीएटी में गया हुआ है। तो अदर केसेस में आपको जैसे 100% देना था, अगर डिपार्टमेंट ने आप किसी स्टेज पे जीत चुके हो और डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर रखी है तो आपको 50% देना है। और अगर आपका सर्च केस है तो आपको 62.5% देना है। मतलब ये है नॉर्मल केसेस में जो आपको 100% देना था उसका आपको 50% देना है और सर्च केसेस में 125% आपको देना था, वो आपको 62.5 देना है। दैट्स मीन 50% आपको देना है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपये की आपकी एडिशन करता है ये, 30 रुपये आपके ऊपर टैक्स लगाता है और 25 रुपये इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाता है। आप सीआईटी में से जीत गए, अब आप आईटीएटी में चले गए हैं। आईटीएटी में डिपार्टमेंट आपको ले गया, तो उस केस में आप इंटरेस्ट और पेनल्टी तो वेव है ही है। यहाँ पे आपको 30 रुपये की जगह 15 रुपये ही देने हैं। दैट्स मीन 50% अमाउंट पे आपका केस सेटल हो जाएगा। आगे आइए। उसके बाद इसी तरीके से अगर कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी में
आप किसी लेवल पे जीत चुके हैं, डिपार्टमेंट ने ऊपर अपील कर रखी है, तो वो 25% की जगह 12.5% में सेटल हो जाएगा। अब कुछ ऐसे असेसी हैं जिनको इस स्कीम से बाहर रखा गया है। कौन कौन से ऐसे असेसीज हैं? कोई अगर सर्च एंड सीजर के मैटर्स को इन्होंने बड़ा लिमिटेड रखा है। अगर आपका कोई सर्च एंड सीजर का मैटर होता है, उसमें एक असेसमेंट ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा की आपकी डिमांड नहीं हो सकती। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर कोई आपका सर्च होता है, उसमें आपकी किसी भी साल में अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड डिपार्टमेंट ने रेज की है, उन केसेस को ये कंसीडर नहीं करते। आप फिर इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। सर्च केसेस वही अलाउड हैं जिनकी किसी भी एक ईयर में 5 करोड़ से कम की डिमांड है। उसके बाद कोई बेनामी ट्रांजेक्शन्स के अंदर अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम है, तो वो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ये स्कीम फिर आपके लिए नहीं पूरी पड़ती है। उसके बाद कोई आपके ऊपर सेक्शन 90 और 90A में असेसमेंट हो रखे हैं या रीअसेसमेंट हो रखा है, तो वो भी इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। किसी तरीके की प्रोसिक्यूशन हो रखी है आपके ऊपर, तो भी आप इस स्कीम के बेनिफिट नहीं ले सकते। आपकी कोई एनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम थी, उसके ऊपर डिस्प्यूट है, आपके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस फ्रेम है, तो भी आप इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। या कोई ऐसा नोटिस ऑफ एनहांसमेंट का 251 का मैटर भी इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकता। कोई कुछ फैमा के मैटर्स हैं, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ अगर 1974 की आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, तो भी आप इस स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं सेक्शन 9 में साफ साफ दी हुई हैं। आप एक्ट में आपसे शेयर कर लूँगा, आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से असेसी इसमें एलिजिबल नहीं है। कुछ ऐसे जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, फैमा के केसेस होते हैं, स्मगलिंग के जहाँ आपके चार्जेस फ्रेम है, प्रोसिक्यूशन के केसेस हैं आपके ऊपर, या कोई इनकम टैक्स सर्च में अगर एक साल में 5 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड आपके अगेंस्ट है, तो आप इस केस में नहीं आ सकते। तो गवर्नमेंट को ये लगा है कि ये बड़े स्ट्रिक्टली चार्जेस होते हैं, कहीं ये ना हो कि विवाद से विश्वास स्कीम का मतलब यही है कि जहाँ एक डिस्प्यूट है डिपार्टमेंट की तरफ से भी, एसएससी की तरफ से भी, तो वहाँ एसएससी को रिलैक्स किया जाए और डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटिगेशन कम की जाए। लेकिन जो हैप्चुअल ऑफेंडर्स हैं, उनको सरकार इस स्कीम के द्वारा नहीं छोड़ देना चाहती। सरकार नहीं चाहती कि हैप्चुअल ऑफेंडर इस स्कीम का सहारा लेके निकल जाए, तो इन चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, जो हमने अभी डिस्कस की। उसके बाद जी, आप जब ये स्कीम फाइल करेंगे, तो आपकी जो अपील फाइल की हुई है वो विड्रॉ मानी जाएगी। मान लीजिए आपने कोई रिट फाइल की हुई है, तो आपको साथ में डिक्लेरेशन लगा के देना पड़ता है कि आप वो रिट विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपने कोई क्लेम फाइल किया हुआ है आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन में, तो आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि आप वो क्लेम विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विवाद से विश्वास स्कीम में। अब ये सारी प्रोसेस है क्या? आपको सबसे पहले अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है। बिल्कुल राइट हैंड साइड पे एक टैब बना हुआ है, उस फॉर्म को आपने भरना है। हम अगले वीडियो में डिस्कस आपको पूरा बताएंगे कि कैसे आपने उस फॉर्म को भरना है, क्या कुछ चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई हैं। अगर आपके ऊपर पेनल्टी और एडिशन के चार्जेस, क्वांटम डिमांड एक ही साल में है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। अगर सिर्फ पेनल्टी है तो उसको आपने कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको वो फॉर्म भर के देना है। जब वो फॉर्म असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा, उसको 15 दिन में आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म में आप सेल्फ असेसमेंट अपनी डिमांड एक्सेप्ट करेंगे। सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से आप अपना टैक्स भरेंगे। एओ उसको प्रिव्यू करेगा, विद इन 15 डेज वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, और उसके 15 डेज के बीच में जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको पेमेंट क्लियर करनी होगी। तो ये इसका एक प्रोसेस है जो आपको विवाद से विश्वास स्कीम में अपनाना है। तो उम्मीद है आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया होगा इस स्कीम के बारे में, कैसे आपको स्कीम ये फ़ायदेमंद है। इसमें अगर हम मोटी बात देखें तो इसमें यही है कि अगर आपका कोई टैक्स का डिस्प्यूट है और वो नॉन सर्च मैटर है, नॉन रेड मैटर है, तो वो 100% आपको सिर्फ टैक्स देना है, इंटरेस्ट पेनल्टी आपकी माफ़ हो जाएगी। अगर आपका सर्च का मैटर है तो आपको 125% ऑफ द टैक्स डिस्प्यूट अमाउंट देना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ हो जाएगी। अगर आपके पेनल्टी और इंटरेस्ट के ऊपर डिस्प्यूट हैं तो आपको 25% ऑफ द पेनल्टी इंटरेस्ट अमाउंट देना है। और अगर डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर केस फाइल किए हुए हैं तो ये जो हमने रेशियोज डिस्कस किए हैं ये 50% हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी स्टेज से नीचे से जीत चुके हो, तभी डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर केस दायर किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक ओवरव्यू है विवाद से विश्वास स्कीम का।
9 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है, तकरीबन 4.25 लाख केसेस इसमें लाइव हैं अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर। तो कल हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसके फॉर्म्स किस तरीके से आपको भरने हैं और क्या उसकी सारी प्रोसेसिंग है। आज हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। फिर भी आपका कोई सवाल है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। प्लीज़ आप हमारा चैनल नोटिफाई ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पार्ट 2 में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फॉर्म्स किस तरीके से आपने फिल करने हैं। तब तक प्लीज़ आप अपना ड्यान रखिए। एक बार आपको दोबारा याद दिला दें, जो असेसीज की टैक्स ऑडिट में या किसी भी तरीके के टैक्स में नहीं कवर हैं, उनके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपकमिंग 10th है और टैक्स ऑडिट्स की ड्यू डेट 15th है। तो प्लीज़ आप इसे प्लान प्रॉपरली कीजिए और विद इन टाइम अपनी रिटर्न्स फाइल कीजिए। और विवाद से विश्वास स्कीम के लिए डिक्लेरेशन फाइल करने की डेट 31 जनवरी है। 31 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल टैक्स। तो प्लीज़ आप चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फॉर्म्स की डिटेल के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।